हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। केवीएस पीआरटी हिंदी के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ जो है एनसीईआरटी से कम 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिमझिम क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 के लिए रिमझिम बुक को। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो हम लोग कंप्लीट बुक को इसी वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों के केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन में 8 से 9 नंबर कंफर्म है। तो आप लोग इसे लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है मन के भोले भाले बादल। ये एक कविता है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। फ्रेंड्स, तो ये कविता थी जो कि पहले चैप्टर में दी हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2। इसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये एक कहानी है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग इस एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक का अगला चैप्टर। यह है पाठ संख्या 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। आइए इस कहानी को देखते हैं।
फ्रेंड्स कुछ कमेंट्स आए थे कि हम एमसीक्यूज भी करवाएं, तो देखिए हम कितने भी एमसीक्यूज करवा लेंगे, लेकिन ये संदेह बना रहेगा कि पता नहीं ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इन कहानी को, इन किताबों को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत लंबी वीडियो नहीं है और ना ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो आप लोगों के जितने भी प्रश्न आएंगे 8 से 9 प्रश्न जो कि एनसीईआरटी बुक से संबंधित होंगे, उन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और सभी कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, तो आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर आएंगे। चलिए देखते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा।
गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तब अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यह पाठ संख्या 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। फ्रेंड्स, कल के एग्ज़ाम में इससे 2 लाइन दिया गया था। बीच में जो लाइन आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि लाइनें कौन सी थी, और ये पूछा गया था कि ये लाइनें किस चैप्टर से ली गई हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। और बाकी आज ही शाम को मैं क्लास 2 की रिमझिम बुक की वीडियो डालूंगी। उसमें मैं आपको कुछ 4-5 से ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। देखिए फ्रेंड्स, यही लाइन है यहाँ से लेकर कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। ये लाइन देकर पूछा था कि ये लाइन किस कहानी से ली गई है। चलिए देखते हैं आगे। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा।
सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कहानी आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आपके जीवन में भी आपको काफ़ी सीख देती है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यह है पाठ संख्या 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। अब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यह है पाठ संख्या 6, नाव बनाओ नाव बनाओ। आइए देखते हैं इस कविता को। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ।
पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यह है एक कहानी जिसका नाम है दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगतक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि उन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दूना दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा
कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री वहां से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री को गुस्सा आ गया। वह बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासियों को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका नाम है कौन, और ये है एक कविता। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब इस कविता को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कविता से भी पंक्तियाँ देकर परीक्षा में पूछ लिया जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो ये थी कविता। चलिए देखते हैं अगला पाठ। यह फ्रेंड पाठ संख्या 9, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। इसके बाद हमें भी 5 चैप्टर और पढ़ने हैं, जिसमें कुछ कविताएं और कहानियां भी हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना,
कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबार में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान पाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए।
तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला पार्ट। फ्रेंड्स, इस पाठ का नाम है थप रोटी थप दाल। फ्रेंड्स, आप लोग इसके जो इस नाटक के जो पात्र हैं इनका भी नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि अभी जो आपने पीछे कहानी पढ़ी स्वतंत्रता की ओर, उसमें जो बिन्नी, बिंदा और धनी हैं, इन पात्रों के नाम देकर पूछा था कि ये पात्र किस कहानी से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं इस पाठ को। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें सब। हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा है या खट्टा। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। तरला, यह लो चुन्नू, टिंकू आए, देखो क्या तरकारी लाए। चुन्नू, ओह पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बड़ियाँ जल गईं, चुन्नू का बुरा हाल। लड़कियाँ, थप रोटी थप दयाल, खाने वाले हो तैयार। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर बोलते हैं, खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा। सब बच्चे, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। बिल्ली, ओह मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। सरला, ओरे चिन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, न रोटी न दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। सब, करो पिटाई इसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। फिर ये नाटक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए हम लोग इस पाठ्य पुस्तक का अगला चैप्टर देखते हैं। ये कविता टाइप में लिखा गया है। इसके बाद हमें 3 चैप्टर और देखने पड़ेंगे जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं। इस पाठ का नाम है पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है।
जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। फ्रेंड्स, मंतिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र। चलिए देखते हैं पाठ संख्या 12। इस पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह इन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो
तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की और घिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। चलिए देखते हैं अगला पाठ। यह है पाठ संख्या 13, जिसका नाम है हुदहुद। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर और बचेगा जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। वो कहानी भी बहुत ही मज़ेदार है। हम लोग इसे पढ़ लें, फिर इसके बाद उस लास्ट चैप्टर को भी देखेंगे। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। यह है पाठ संख्या 14, जो कि लास्ट पाठ है और ये एक गुजराती लोक कथा है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाठ का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है। देखिए, गुजराती लोक कथा है। ऊपर अभी आपने कुछ कहानियाँ पढ़ी, कविताएं भी पढ़ी। कल के पेपर में एक प्रश्न ऐसा भी आया था, उस पाठ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पाठ देकर पूछा गया था राख की रस्सी। राख की रस्सी का पाठ देकर ये पूछा गया था कि ये क्या है, चीनी लोक कथा है या फिर तिब्बती लोक कथा है, या चीनी कहानी है या तिब्बती कहानी है। तो इसी तरह ये गुजराती लोक कथा है जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुने। ये एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक है हिंदी की, जिसका नाम है रिमझिम। ये पाठ संख्या 14 है, जो कि इस बुक का लास्ट पार्ट है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओह, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे, भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए, भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया।
मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। सूछ है भाई, भीखू भाई ने कहा। यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, दोगुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी न दूँ, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जब पैर फिसल गए, भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैं सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ! भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। अरे सांभलो छो! पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना। मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा
खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भिखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो फ्रेंड्स, ये बुक और इस बुक के सभी जो 14 चैप्टर थे वो आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जो आज शाम को ही आपको मिल जाएगी, क्लास 2 की रिमझिम बुक के सभी चैप्टर्स को देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।